बॉलीवुड तहस नहस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई साहब, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। आप घंटी दबा दोगे तो जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपको फौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जैसे ही आप वीडियो देखोगे भाई साहब आप मोर की तरह नाचने लगोगे, कसम से। आज सबसे पहले मैं एक ब्लाइंड न्यूज आपको देता हूं। एक्चुअली 2-3 दिन पहले बॉलीवुड की एक नई फिल्म की शूटिंग चालू हुई है। इसमें एक हीरो है लेकिन 8 प्रोड्यूसर है इस फिल्म के। कितने भाई साहब? 8 प्रोड्यूसर। और ये सारे 8 के 8 प्रोड्यूसर भूखे नंगे हैं। इनमें से तकरीबन किसी के भी पास पैसे नहीं हैं। फिल्म का बजट है 50 करोड़ रुपए और इनमें से किसी भी निर्माता के पास 5 करोड़ रुपए भी नहीं है। और इस फिल्म का जो शूटिंग शेड्यूल है यह है तकरीबन 40 डेज का। 40 डेज का मतलब यह है कि कम से कम 5-6 करोड़ रुपए तो चाहिए सिर्फ शूटिंग के लिए, सिर्फ शूटिंग कराने के लिए। और जो लोग इस फिल्म पर काम कर रहे हैं जाहिर सी बात है वो भी पैसे मांगेंगे। बिना पैसे दिए तो वो भी कंटिन्यू काम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है कि इस फिल्म का शूटिंग शेड्यूल कंप्लीट हो सके। इस फिल्म की शूटिंग 2-4 दिन के बाद बंद हो जाएगी, 2-4 दिन के बाद बंद नहीं होगी, 1 हफ्ते के बाद बंद हो जाएगी, 1 हफ्ते के बाद बंद नहीं होगी तो 2 हफ्ते के बाद तो 100% बंद हो जाएगी। और एक दफा इस फिल्म की शूटिंग अगर बंद हुई तो फिर कभी दोबारा चालू नहीं होगी, फिर यह फिल्म हमेशा के लिए डब्बा बंद हो जाएगी। अब आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि मैं किस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फिल्म है। आज की तारीख में नेहा बोरा देश में एक बहुत ही फेमस लड़की है। नेहा बोरा बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अम्बेडकर इंस्पायर करते हैं हमें, वो हमें इंस्पायर करते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी बिना रुके बिना थके समाज की तमाम तोहमतें आइसोलेशन झेलते हुए किस तरीके से अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर समाज बनाया जाता है। अम्बेडकर से प्रेरणा लेते हैं हम, भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं हम। वो 23 साल। लेकिन कमाल यह है कि नेहा को अपनी फैमिली का ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नेहा बोरा है उत्तराखंड से और नेहा के जो फादर है वो सेना में एक ऑफिसर है, और यही वजह है कि वो नेहा को सपोर्ट नहीं करते। उनका ऐसा मानना है कि नेहा वामपंथी है और वामपंथियों को सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। यहां मैं पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, यहां मैं रिश्तों की और फैमिली की बात कर रहा हूं। आप जरा अंदाजा लगा करके देखिए कि नेहा कितना कमाल का काम कर रही है कि इस छोटी सी उम्र में इतनी फेमस हो गई है देश भर में। देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आज के वक्त में नेहा फेमस है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि नेहा के फादर को नेहा पर गर्व होना चाहिए। नेहा के फादर को बहुत ही खुश होना चाहिए कि उनकी बेटी इतना बड़ा काम कर रही है। लेकिन नेहा के फादर की नेहा के साथ बोलचाल नहीं है, वो अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं नेहा के फादर की जगह होता तो 100% बेटी को सपोर्ट करता, क्योंकि ये बेटी की जिंदगी है। उसको अपनी जिंदगी में क्या करना है ये उसका फैसला है। मैं ये कभी नहीं कहता कि तुम्हें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। लेकिन नेहा के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि उसकी मां उसके साथ है। और मैं तो समझता हूं कि आज की तारीख में देश में लाखों ऐसे मां बाप हैं जो नेहा को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। सन्नी देओल की फिल्म बंटवारा जल्दी ही रिलीज होने वाली है और सन्नी देओल हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जा रहा है अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। यही वजह है कि सन्नी की डेली ही मीडिया से मुलाकात होती है। सन्नी ने मीडिया के सामने कहा है कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो अलग है और जो रियल जिंदगी है वो अलग है। मैं रियल जिंदगी में किसी भी धर्म में बिलीव नहीं करता। एक ही मजहब है, वो इंसानियत है, कोई कुछ नहीं होगा। पोस्ट या कोई चीज को मैं मानता नहीं हूँ, बिकॉज वहाँ पर भी जो भी जगह पर बैठा होता है, कोई भी पोस्ट पे हो, चाहे मंत्री हो, पुलिस वाला हो, होता तो इंसान ही है ना। सन्नी ने जोर देकर कहा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप इंसानियत को मानते हैं तो आप धर्म को मानते हैं, अगर आप इंसानियत को नहीं मानते तो आप किसी धर्म को नहीं मानते। सन्नी ने यह भी कहा कि मैं किसी भी पद से मुतासिर नहीं होता। कोई सीएम है, पीएम है, कोई भी है तो इंसान ही, तो मेरे लिए तो सब बराबर हैं। मैं यहां आपको ये बताना चाहूंगा कि एक जमाना वो भी था जब सन्नी देओल बीजेपी में था, बीजेपी पार्टी से एमपी था, लेकिन फिर सन्नी देओल ने अपने पद से रिजाइन कर दिया था और कहा था कि मैं नहीं मानता कि बीजेपी वो पार्टी है जो देश के लिए अच्छा करना चाहती है। यह सन्नी देओल ने कहा, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। पंजाबी फिल्मों की सिंगर है सुनंदा,
कुछ ना कुछ कहती रहती है, न्यूज में बनी रहती है, कहीं ना कहीं पॉडकास्ट करती रहती है, रोती रहती है, बताती रहती है उसने इसके साथ चीटिंग की, उसने इसके साथ चीटिंग की, उसने इसकी मिठाई खा ली, उसने इसका शोरूम लूट लिया। अब सुनंदा ने एक और बात कही है। सुनंदा ने कहा है कि जब भी कोई लड़का किसी लड़की से शादी करे तो एक एग्रीमेंट बनाए और उसमें लिखे कि अगर कल को डिवोर्स होगा तो जो लड़के की प्रॉपर्टी है उसमें से लड़की को कुछ भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि शादी के बाद अलग होकर जो लड़कियां 400-500 करोड़ रुपए लेने लगी है अमीर लोगों से, वैसा नहीं होना चाहिए, वो गलत है। लड़के को लड़की को कुछ भी नहीं देना चाहिए। अब ये तो आप डिसाइड कीजिए कि सुनंदा ने जो कहा है वो सही है या गलत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सुनंदा गलत है या सही है, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर लगता है कि आज की तारीख में कुछ लड़कियों ने इसको बिजनेस बना लिया है कि भाई एक अमीर लड़के से शादी करो, 2-4 महीने के बाद डिवोर्स ले लो और 50-100 करोड़ रुपए लेकर जिंदगी भर खुश रहो, आराम से रहो। न्यूज 24 में एक बहुत ही सीनियर पत्रकार थी गरिमा सिंह जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि इतने सालों के बाद गरिमा जी ने रिजाइन क्यों किया है। गरिमा जी का कहना है कि जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की है तब से लेकर आज तक मैं सवाल पूछती आ रही हूं और मुझे किसी ने धमकाया या डराया नहीं है सवाल पूछने के लिए। लेकिन अब माहौल ऐसा आ गया है कि अगर किसी से सवाल पूछ लो तो दूसरे दिन कुछ गुंडे घर पर आ जाते हैं मारपीट करने के लिए। तो ऐसे माहौल में मैं पत्रकारिता नहीं कर सकती। जब मैं किसी से सवाल पूछ ही नहीं सकती तो फिर काम करने का क्या मतलब है, पत्रकार बनने का क्या मतलब है। और मैं फिर से ये नहीं कहूंगा कि गरिमा सिंह जी गलत है या सही है, ये तो आप लोग डिसाइड कीजिए। जब जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स धरना दे रहे थे उस वक्त आयशा खान ने भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया था। आयशा खान को हिरासत में भी लिया गया था। अब आयशा ने बताया है कि उनको धमकियां मिल रही है, उनको डीएम आ रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि तूने स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है, यही वजह है कि अब तुझे बॉलीवुड में कोई भी काम नहीं देगा, अब तुझे बॉलीवुड में कोई भी काम नहीं मिलेगा। और आयशा ने उनको रिप्लाई देते हुए कहा है कि अगर मुझे कोई भी काम नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती रहूंगी, मैं स्टूडेंट्स का सपोर्ट कभी भी बंद नहीं करूंगी, मैं डरती नहीं हूं, मुझे काम मिले या ना मिले। अब फिर से जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग डिसाइड कीजिए कि आयशा गलत है या सही है। टीवी इंडस्ट्री में एक मीठा सा दिखने वाला लड़का है जिसका नाम है करण वाही। किसी जमाने में इसको यशराज की एक फिल्म में छोटा सा रोल मिला था और जब वो रोल इसको मिला तो भाई साहब इसका यह मानना था कि इससे बड़ा सुपरस्टार आने वाले वक्त में बॉलीवुड में कोई दूसरा है ही नहीं, मतलब अगला शाहरुख खान यही है। और मैंने उसी वक्त इससे कहा था कि भाई साहब तू लुक्खा है, लुक्खा ही जिंदगी भर रहेगा, तो कभी एक्टर बन नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अब करण वाही ने एक ऐसी बात कही है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। करण ने कहा है कि जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो इसके अलावा 7 और लड़कों को डेट कर रही थी सेम टाइम पर। अब बताइए साला, मतलब एक ही जीवन में क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा। ऊपर वाले ने मुझे किस गोले पर भेज दिया जहां करण जैसे लोग भी रहते हैं। मिस्टर करण वाही, मुझे यह बताइए कि जो खुलासा आपने किया है ये अपनी बजाने के लिए किया है या अपने आप को शाबाशी देने के लिए किया है? अरे मीठे भाई, अगर तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ होते हुए भी 7 और लड़कों को डेट कर रही थी तो इसका मतलब यह है कि तू एक नंबर का लुक्खा है, तुझसे कुछ नहीं होता। जब तुझसे कुछ होता ही नहीं था, तुझसे वो सेटिस्फाइड होती ही नहीं थी, तो बेचारी क्या करती, वो तो और लड़कों के पास जाएगी ना। तो बेटा ये बयान देकर तूने उस लड़की को जलील नहीं किया, तूने खुद को जलील किया है। तूने दुनिया को बता दिया है कि तू मीठा है, तूने दुनिया को बता दिया है कि तू किसी लड़की को खुश नहीं रख सकता, तूने दुनिया को बता दिया है कि तुझसे कुछ नहीं होता। तो तूने ये बयान देकर अपनी ऐसी की तैसी कर ली है। तुम जितने भी अनपढ़ गवार एक्टर हो, तुम लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि कौन सा बयान होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। 2-4 दिन पहले केकड़े राघव की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है तेरा भाई लुक्खा है। यह फिल्म 12 बजे रिलीज हुई, 3 बजे उतर गई। और भाई साहब इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 1 करोड़ से कम का। यानी कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्माता ने जो पैसे उनको पे किए होंगे, जिन्होंने मेकअप और हेयर किया होगा, वो भी रिकवर नहीं होंगे, बाकी पैसे तो भूल जाइए।
यानी कि यह फिल्म कितने में बनी थी वो भूल जाइए, इस फिल्म को रिलीज करने पर कितना खर्चा हुआ था वो भूल जाइए। ये कोई नया प्रोड्यूसर था लंदन का, उसने पैसे खर्च किए थे। वो बेचारा लंदन से आया होगा प्लेन में बैठकर, चप्पल पहनकर कश्ती में बैठकर लंदन वापसी जाएगा और अब जिंदगी में दोबारा कभी इंडिया आने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन बात यह नहीं है कि यह फिल्म कितनी बड़ी डिसास्टर हुई है, वो तो मैं पहले ही कहता आ रहा था कि यह फिल्म डिसास्टर होगी। कमाल यह है कि इस फिल्म के रिलीज होने के 2 दिन बाद भी केकड़ा हार नहीं माना। केकड़े राघव ने एक जगह अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए कहा कि भाई 16 साल के बाद मेरी सोलो फिल्म रिलीज हो रही है, अब मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूं, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग अपनी क्लास व्लास छोड़ करके इस फिल्म को देखने जाना। हर स्टूडेंट ने इस फिल्म को देखना ही देखना है। तो उठा ले, नहीं रहना इस गोले में। कहां भेज दिया मुझे? मतलब आप सोचो, इस केकड़े को यह यकीन है कि कोई इस फिल्म का टिकट खरीदेगा और उसको देखने जाएगा। इस केकड़े को यह यकीन है पूरा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसकी फिल्म को देखने जाएंगे। बहुत चीजों से गुजर के ये फिल्म रिलीज हो रही है और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब अपना पढ़ाई का स्ट्रेस, सब चीजों का स्ट्रेस भूल के थिएटर्स जाइए और ये फिल्म को हंसते हंसते एंजॉय कीजिएगा जरूर। अरे मेरे उत्तराखंड के केकड़े भाई, तू मुझे ये तो बता कि कोई भी स्टूडेंट तेरी फिल्म देखने क्यों जाएगा अपना टाइम खराब करके और अपने पैसे खराब करके? भाई वो स्टूडेंट्स तेरी फिल्म देखने के बजाय खुद की शक्ल देख लेंगे आईने में, बेहतर है। खुद एक रील बना लेंगे, वो भी बेहतर है। तेरे जैसे लुखे की फिल्म स्टूडेंट क्यों देखेंगे वो तो बता। भाई तुझे बताया किसने है कि तू स्टार है? एक्चुअली जूते तुझे नहीं पड़ने चाहिए, जूते उसको पड़ने चाहिए जिसने तुझे बताया है कि तू स्टार बन चुका है। तेरी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपना घर बार मकान दुकान बेचकर तेरी फिल्म देखने जाने वाला है। अरे कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए भाई साहब, कुछ तो शर्म कीजिए यार। एमएनएस के बॉस राज ठाकरे साहब ने विवेक ओबेरॉय और आर माधवन की रेल बना दी है। तो विवेक ओबेरॉय तो दुबईमध्ये राहायला गेला। दुबईचा नागरिक आहे तो। मोदीजींनी खूप चांगलं काम केलंय, मोदीजी देशाला मोठं करतायत, मोदीजी देशामध्ये काय काय उद्योग आणतायत, हे आणतायत वगैरे वगैरे अशी मुक्ताफळं जी आता केली। तो कोण? आर माधवन, माधवन ना तो आर माधवन। विचारा कुठे राहतो हा आर माधवन? दुबईमध्ये स्थायिक झालेला आहे। एक्चुअली विवेक और माधवन दोनों ही मोदी जी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और कोई किसी का भी सपोर्टर हो सकता है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। ये दोनों ही सरकार के हर एक काम की सराहना करते हैं, मोदी जी की बहुत सराहना करते हैं और फिर मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई किसी की भी सराहना कर सकता है। लेकिन कमाल यह है कि इन दोनों की ही फैमिली इंडिया में नहीं रहती, जबकि इनके हिसाब से इंडिया में अमृतकाल चल रहा है, इनके हिसाब से इंडिया में राम राज्य चल रहा है, इंडिया में इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं। इंडिया दुनिया की नंबर 1 कंट्री बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों अपनी फैमिलीज को इंडिया में नहीं रखना चाहते। और बस यही बात राज ठाकरे साहब ने इनसे पूछी है। राज ठाकरे ने इनसे पूछा है कि भाई साहब, अगर इंडिया इतना अच्छा बन चुका है तो आप इंडिया में क्यों नहीं रहते? आप अपने बीवी बच्चों को दुबई में क्यों रखते हो? आप इंडिया में आते हो, शूटिंग करते हो, पैसे कमाते हो, वापसी दुबई चले जाते हो। तो जब आप पैसे इंडिया से कमाते हो तो इंडिया में रहिए, अपनी फैमिली को इंडिया में रखिए। और मेरे ख्याल में राज साहब ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। भाई अगर आप कह रहे हो कि इंडिया नंबर 1 कंट्री बन चुका है तो हम मान लेते हैं कि नंबर 1 कंट्री है, लेकिन आप यहां रहिए तो सही, अपने बीवी बच्चों को यहां रखिए तो सही। यह कैसे हो सकता है कि आप तो रहेंगे दुबई में, आप तो अपने बीवी बच्चों को रखेंगे वहां जहां सेफ्टी है, और जो बाकी के बच्चे हैं वो रहेंगे इंडिया में, जो बाकी की फैमिलीज हैं वो रहेंगे इंडिया में। और अब जबकि राज ठाकरे साहब ने सवाल पूछ लिया है तो आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि एमएनएस इन दोनों की ही फिल्मों को इंडिया में रिलीज ना होने दे। रवि बीजेपी पार्टी से एमपी है और कुछ ना कुछ ऐसा कहता रहता है, न्यूज में बना रहता है, कंट्रोवर्सी खड़ी होती रहती है। अब रवि के सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हैं जिससे रवि के खूब मीम्स बन रहे हैं। कल रवि किशन के बारे में भी लिख रही हूँ, उसके एक शो में जाकर बोले मैं देश की सेवा करने जा रहा हूँ, मेरा बुलावा आ गया।
बुलावा आ गया है, लगभग घंटे का बुलावा आ गया, तू जाके रियलिटी शो में नाच रहा है। अरे कौन है वो जनता भैन के टके जो इसको एमपी बनाया है? तब पहले एमपी नहीं था तो उसकी फिल्में नहीं मिलती थी, जैसे एमपी बना पता नहीं क्या कांड कर रहा है, हर फिल्मों में दिखता है। एक जगह तो रवि ऐसे हाथ से डांस करता है भाई साहब कि बच्चे उसका खूब रील बना रहे हैं। एक जगह रवि कुछ अजीब सा डांस करते आ रहा है, उसके भी रील्स खूब बन रहे हैं, बच्चे खूब मजे ले रहे हैं। और रवि को एक जगह देखा गया है जहां उसने गुच्ची का बैग लिया हुआ है जो प्योर चमड़े से बनता है। इस बैग की कीमत है तकरीबन 2 लाख रुपए। तो कहने का मतलब यह है कि जो जेनजी है वो रवि के पीछे पड़ चुके हैं, रवि के खूब मीम बना रहे हैं, रवि का खूब मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पर। रवि भाई सही जा रहे हो भाई साहब, सही पब्लिसिटी मिल रही है आपको। एल्विश को टाइगर की एक फिल्म में रोल मिला है और आज की तारीख में मीडिया वाले इतने हो गए हैं कि हर किसी को कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए। तो मीडिया वालों ने पब्लिक से पूछा है कि भाई एल्विश के बारे में आपका क्या कहना है, क्या एल्विश एक्टर है? तो इसका जवाब देते हुए पब्लिक ने कहा कि एल्विश में एक भी गुण नहीं है एक्टर बनने का। मेरे को नहीं लगता सर चल पाएगा। एज एक्टर आप देख पाओगे? नहीं सर नहीं। एल्विश छोटे मोटे शो करता है बस इतना ठीक है, टीवी पे कुछ करता रहता है बस इतना ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि उसकी फिल्म कोई नहीं देखने जाएगा। एक भाई साहब ने तो यह भी कहा कि एल्विश जिस फिल्म में भी है वो सुपरहिट हो जाएगी, क्योंकि 12 बजे लगेगी 3 बजे उतर जाएगी। यादव यार भाई ये फिल्म है ना, एक दिन लगेगी दूसरे दिन थिएटर पे से हट जाएगी। टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म चल जाएगी? आधी घंटा। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि एल्विश को ये किसने बताया कि लोग अपने पैसे खर्च करके टिकट खरीदेंगे और उसकी फिल्म को देखने जाएंगे। उसको शर्म नहीं आई हीरो बनते हुए। एल्विश भाई ये क्या हो रहा है? ये तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही पब्लिक ने आपकी रेल बनानी शुरू कर दी। भाई मत करो एक्टिंग, बहुत मजाक बनेगा, कसम से सच बता रहा हूं भाई। पिछले वीडियो में मैं आपको बता ही चुका हूं कि कंगना ने जेन जी को गटर जनरेशन कहा था। यही वजह है कि जो जेन जी है वो बहुत ज्यादा नाराज है और कंगना की खूब रील्स बन रही है, कंगना को भर भर कर गालियां भी मिल रही है। लेकिन कंगना भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। कंगना डेली एक वीडियो रिलीज कर रही है। कंगना ने आज एक वीडियो रिलीज किया है और उसमें कहा है कि हाँ मैं मानती हूं मैं पहले कट्टर हिंदू नहीं थी, मैं लिबरल थी, लेकिन अब मैं कट्टर हिंदू बन गई हूं। तो अगर मैं कट्टर हिंदू बन गई हूं तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी। आज अगर मैंने खुद को डिफेंड कर लिया तो इतनी न जाने कितनी बेटियां जो ये जिसे कहते हैं कि लीप नहीं ले पाएंगी। हाँ, मैं मॉडरेट हिंदू थी। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी जिसे एक अवेकन्ड हिंदू मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। दीदी बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप मॉडरेट रहती हो या कट्टर हिंदू बनती हो। लेकिन दीदी कट्टर हिंदू बनने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाकी धर्मों से नफरत करें। जो सिख है उनको अपने धर्म को मानने दो, जो मुस्लिम है उनको अपने धर्म को मानने दो, जो ईसाई है उनको अपने धर्म को मानने दो। अगर आप कट्टर हिंदू बन गई हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने रिलीजन को खूब जमकर फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के किसी भी धर्म की किताब में यह नहीं लिखा हुआ है कि जो उस धर्म को मानता हो वो दूसरे धर्म से नफरत करता हो। तो अगर आज आप कट्टर हिंदू बन गई है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बिल्कुल कतई कोई बुराई नहीं है। और देखिए आपके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है, क्योंकि आपको मिनिस्टर तो बनना है और मिनिस्टर आप तब तक बन नहीं सकती जब तक आप कट्टर नहीं बनोगी। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि बहुत सारे लोग कट्टर बन के बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो आपको भी पोस्ट लेनी चाहिए। ठीक है, आप अपना बिजनेस बिल्कुल सही से कर रही हो, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। यह मैं भी आपको बता चुका हूं, आप खुद भी देख चुके हैं कि आज की तारीख में बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अजीबोगरीब ड्रेस पहनकर घूम रही है, सब कुछ दिखाती घूम रही है, जहां देखो वहां सड़क पर नंगी घूम रही है। लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं कि उर्वशी रौतेला को भी यही करना पड़ रहा है। जरा देखिए क्या पहना है इस लड़की ने।
देख लिया भाई साहब आपने, आज की तारीख में माहौल इतना खराब है और जो बॉलीवुड की लड़कियां हैं वो इतनी डेस्परेट हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से वो न्यूज में बनी रहे। उर्वशी रौतेला को भी कुल्फी जावेद की तरह नंगा होना पड़ रहा है न्यूज में बने रहने के लिए। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि ट्रेंड बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी को तो खड़े होना पड़ेगा, किसी को तो इन लड़कियों को रोकना पड़ेगा। अगर आप नहीं रोकोगे तो आने वाले वक्त का माहौल बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स पढ़ने की जिद करते हैं तो मैं पढ़ रहा हूं। जुबैर अंसारी का कहना है कि यार के भाई, जैसे ही आपकी वीडियो आती है हम मोर की तरह नाचने लगते हैं। शुक्रिया भाई साहब। 24 स्वीट गाय का कहना है वाचिंग फ्रॉम जर्मनी, आई फील आज के टाइम में कोई तो है जो पॉजिटिव सोचता है और एंटरटेनिंग वीडियो बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका इफेक्ट का कहना है मैं भी पिछले 9 साल से आपके वीडियो देख रहा हूं, मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते और आज इतनी ब्राइटनेस क्यों, सूट वाइट ज्यादा दिख रहा है। अच्छा भाई साहब, आगे कोशिश करूंगा ठीक करने की। काजियोलॉजी का कहना है भाई एक बात बता, मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ता, मैं तेरे वीडियो तब से देख रहा हूं जब से तूने शुरू किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। द नवीन ऑनलाइन का कहना है भाई मैं सोते हुए तुम्हारा वीडियो लगाता हूं, हेडफोन लगा के सुनने लगता हूं और कब सो जाता हूं पता ही नहीं चलता। शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। वारा लक्ष्मी का कहना है कि यार के सर आपने चैनल का नेम कब चेंज किया, मैंने अनसब्सक्राइब किया था इसलिए पता नहीं चला। अरे भाई साहब, अनसब्सक्राइब किया था तो सब्सक्राइब कर ले, पता चल जाएगा। कृष्णा श्रीकांत का कहना है भाई लव यू, एवरी वीकेंड एनर्जी कैप्सूल खाता हूं आपका एपिसोड देखने के लिए, कीप गोइंग भाई। शुक्रिया, थैंक यू। जोशी टोरंटो का कहना है बिग फैन के ब्रो फ्रॉम टोरंटो, आपकी वीडियो का इंतजार होता है और आपकी वीडियो देखकर मजा आ जाता है। शुक्रिया भाई साहब। अभीम का कहना है के सर आपने अभी तक रामायणा फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिव्यू नहीं किया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं जल्दी ही करूंगा, मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिला, अगले वीडियो में पक्का करूंगा। संदीप वर्मा का कहना है सर आपने सबसे पहले कौन सी फिल्म का रिव्यू किया था, प्लीज बताएं। ये जवानी है दीवानी, रणबीर कपूर की। परफेक्ट भाई का कहना है के बॉस कभी मेरा भी कमेंट पढ़ लिया करो यार। पढ़ लिया भाई साहब, एंजॉय करो। सूर्यवंशी का कहना है के भाई कुछ तो खौफ खाइए आप, ये रोस्ट जिंदा जलाने के बराबर है, वैसे आपका हर शो थिएटर में दिखाया जाना चाहिए, मेरा कमेंट पढ़ लीजिए प्लीज। पढ़ लिया भाई साहब। विप्राना का कहना है के भाई बाकी सबकी न्यूज तो देते हो, प्लीज अपने बारे में भी बताओ, आप कितने शोरूम में गए हो, कितनी मिठाई खाई है और किस किस की मिठाई खाई है। कैसा कमीना आदमी है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि कंगना ने कहा था कि जो जेनजी है ये गटर जनरेशन है, ये जो जेनजी लड़कियां हैं ये शराब पीती हैं, करती हैं, मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स रखती हैं। ये अलग बात है कि कंगना ये खुद ही कह चुकी है कि ये सब कुछ वो खुद ही कर चुकी है जब वो कभी बॉलीवुड में आई थी। मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती। तो जेनजी लड़कियों के बारे में ऐसा कहने के बाद कंगना की काफी बुराई हो रही है। बहुत लोग हैं जो कंगना को ट्रोल कर रहे हैं, उन्हीं में से एक थी सोनाक्षी सिन्हा। तो अब कंगना ने सोनाक्षी को जवाब दिया है और कहा है कि ये जो तुम लुक्खे लड़के जैसी ड्रेस पहनकर घूमती हो और कुछ भी बकवास करती हो ये अच्छा नहीं है। एक वक्त में तुम बहुत अच्छी लड़की हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल लुक्खी लगती हो, जो कुछ भी तुम कहती हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहां तक कि कंगना ने सोनाक्षी के हस्बैंड का भी मजाक उड़ाया है। उसने कहा है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे को ये सब कुछ करने दे रहा है तो वो भी लुक्खा है। सही है, मतलब एक दूसरे को पेलते रहो। जब एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से पूछा कि जो कंगना ने जेनजी लड़कियों के बारे में कहा है वो सही है या गलत है, तो बाबा ने कहा कि देखो मैं कंगना को सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि कंगना तो ये सब कुछ पहले ही खुद कर चुकी है, तो अब कंगना जेनजी लड़कियों को भाषण कैसे दे सकती है। बाबा ने यह भी कहा कि कंगना का पास्ट ऐसा रहा है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं तो इसके ऊपर कुछ भी बोलना नहीं चाहता क्योंकि कंगना रनौत के पीछे 3 चीजें, एक तो जो उनका अतीत है ना वो उनका पीछा नहीं छोड़ता, मतलब फिल्म, हाँ मतलब वो जिस सभ्यता की बात कर रही है उन्होंने जब जेनजी थे तब क्या क्या किया हुआ है,
इसलिए वो जेजीज को अभी शिक्षा देने लायक नहीं है। एक बाबा ने यह भी कहा कि जब कंगना लड़कियों के बारे में ऐसा कुछ कह रही थी तो उसको सोचना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो हालांकि बाबा और कंगना दोनों ही बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, लेकिन दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं दोनों ही एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। कहो भाई, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, देखो हम तो सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं, बात खत्म दोस्तों, अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।